गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लीगल बीज एकेडमी। तो आज का हमारा सेकंड सेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्ट होने वाला है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि उसका शॉर्ट ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने पढ़ा था कि ऑफर होता है, प्रपोजल जिसको कहते हैं। के बाद हम लोग ऑफर से कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का जर्नी कंप्लीट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। होपफुली सब कुछ आपको याद होगा। उसके बाद हम लोगों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट देखा था। और भी काफ़ी सारे उसमें चीज़ें थी जो हमें सेक्शन से रिलेटेड मैंने आपको बोला था याद करके रखने को, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन उस पे आते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है इसको बहुत शॉर्ट करेंगे, क्योंकि आपको एआईबी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो आपका बेरेक्ट लेके जा रहे हो। तो अभी आपका आज सुबह सुबह उसका वैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है, तो आप चाहे तो उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। ऑफिशियल वेबसाइट है एआईबी का, उसमें आपको लॉगिन करना है अपने क्रेडेंशियल्स डाल के। तो आप अपना सेंटर देख के वेरीफाई कर लीजिए, और हो सके तो पहले एक दिन जाके अपना सेंटर देख ले कहाँ पे है क्या है। तो आइए हम लोग अपने आगे के सेशन में पढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 39 तक, तो आज हम लोग 40 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 40 में आपका आ जाता है। एक सेकंड मैं आपको ये स्लाइड निकाल के रख देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो। ये होता है। इसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर इन केस आपका एक क्वेश्चन है, मैंने आपको एक केस बताया था आज, वो केस था आपका चर्चिल वर्सेस कार्बोलिक कंपनी वाला। तो वो क्वेश्चन में अगर आपका आएगा कि ये केस किससे रिलेटेड है, तो आपको उसमें जनरल ऑफर सेलेक्ट करके आना है। जनरल ऑफर उसका करेक्ट आंसर होगा। तो उसके बाद हम लोग यहाँ बढ़ेंगे। सेक्शन 40 to 45 आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमें बहुत शॉर्ट में निकलते जाना है, क्योंकि हमें मेन काम हमारा सेक्शन का है और हेडिंग का है। ये दो चीज़ आपके कमांड में रहेगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में। तो आइए हम लोग देखते हैं सेक्शन 40 क्या कहता है। सेक्शन 40 कहता है आपका, पर्सन बाई हुम प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड। इसके द्वारा प्रॉमिस को परफॉर्म किया जा सकता है। शॉर्ट में इसको देखते हैं। इन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स द प्रोमिसर्स पर्सनल स्किल, taste, or credit, the promisor must perform it. Otherwise, the promisor and a representative may employ to competent person to perform it. सिंपल सा चीज़ इसमें बता रहा है आपको, बस इसमें याद जो रखना है वो याद रखने वाला चीज़ आपका सिर्फ सेक्शन 40 एंड दिस। तो इस हिसाब से हम अब आगे बढ़ते हैं। 41 में देखते हैं क्या है। 41 में कहता है कि इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फॉर फ्रॉम थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के परफॉर्मेंस से क्या इफेक्ट पड़ता है हम लोग को वो देखना है इसमें। ये इस पे क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे, क्योंकि ये सब कैटेगरीज आते हैं आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आपके जो भी एआईबी में क्वेश्चंस पूछेंगे वो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं आपके। उसके अलावा आपको ये स्किप कर सकते हो। एक एक चीज़ पढ़ने बैठोगे तो आपका तो एग्जाम ही निकल जाएगा, पढ़ते ही रह जाओगे। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको देखना चाहिए। इसमें आपको देखना है कि ये इसमें आपको देखिए क्या है। व्हेन टू और मोर पर्सन मेक्स अ जॉइंट प्रॉमिस, ऑल मस्ट जॉइंटली फुलफिल इट। इन केस ऑफ डेथ, द डिसीज रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म जॉइंटली विद द सर्वाइवर। मान लीजिए तीन लोगों ने एक प्रॉमिस किया है, ठीक है, एक प्रॉमिस ही है, उसको तीन लोगों ने प्रॉमिस किया है। तो में क्या होता है, दो लोग अभी अलाइव है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले तो दो लोग उसमें अलाइव है, एक का डेथ हो जाता है, अनसर्टेन डेथ हो जाता है। तो उसके लिए क्या होगा, तो जो प्रॉमिस तीन लोगों ने किया है 1 लाख रुपए से उनका, कि मान लीजिए आपका 90,000 है, 30,000 ईच सबने दिया है। तो एक का अगर डेथ हो गया तो 30,000 का ऐसा नहीं है कि उसको लॉस होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो दो प्रोमिसर होंगे, लाइबिलिटी उनके ऊपर आएगा, एंड दे विल पे लाइक 45,000 एंड 45,000 ईच। इसका बस यही सिंपल सा कहने का मतलब है। तो हम आगे बढ़ते हैं अभी सेक्शन 43 पे। सेक्शन 43 कहता है कि एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर में बी कंपेल्ड टू, कोई भी जॉइंट प्रोमिसर होता है, दे आर कंपेल्ड टू परफॉर्म। अगर मान लीजिए किसी का डेथ नहीं भी होता है और एक प्रोमिसर है और वो डिफॉल्ट कर जाता है, तो उस केस में भी प्रोमिसी आपका बाकी जो दो प्रोमिसर है उससे आस्क कर सकते हैं फॉर वॉट एवर प्रोमिस हैज़ बीन मेड। उसके बाद आप देख सकते हैं सेक्शन 44 क्या कहता है, इफेक्ट एंड रिलीज ऑफ वन। ये सब सेक्शंस आपका बस एक बार देखने वाला है, इतना आप डीप डेप्थ में नहीं जाना है कि क्या है क्या नहीं है। सेक्शन 45 आपका कहता है डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट प्रॉमिस। हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा हो देखने में, मैं थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ।
तो यहाँ आ जाता है आपका सेक्शन 45, डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। तो व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड टू सेवरल पर्सन जॉइंटली, सेवरल पर्सन में जॉइंटली जब प्रॉमिस किया जाता है, द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद देम जॉइंटली ड्यूरिंग देयर लाइफ आफ्टर। देखिए लाइफ, जब तक वो अलाइव है तब भी वो जॉइंटली होगा, आफ्टर द डिसीज ऑफ एनी पर्सन वो भी हो जाता है। तो जितने रिमेनिंग पर्सन है वो उसमें इन्वॉल्व होंगे, उन पे लाइबिलिटी आ जाएगा। और यही इसके, बस यही इसके कहने का मतलब है। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है ना, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ना कि जो भी सर्वाइवर है, यहाँ पे एक वर्ड है सर्वाइवर, तो जो सर्वाइवर होंगे उन पे ही ये सारा लाइबिलिटी आ जाता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारा डील करता है टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस। क्या टाइम प्लेस होना चाहिए परफॉर्मेंस का? तो इसमें भी आपको इससे क्वेश्चंस वैसे बेसिकली आते नहीं हैं आपका, बट एक आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपको वहाँ पे कुछ भी अननोन नहीं लगे। 46 देखते हैं क्या होता है। तो टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिसी वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। तो इसका मतलब होता है कि परफॉर्मेंस मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। कोई भी प्रॉमिस हम करते हैं तो एक सर्टेन टाइम बाउंडेशन होता है हर चीज़ों का। तो उस टाइम बाउंडेशन के अंदर ही हमें वो प्रॉमिस कंप्लीट करना होता है, फुलफिल करना होता है। ये कहने का मतलब है इसका। तो ये टाइम बाउंडेशन वाला सेक्शन है 46, 47। ये आप आगे बढ़िएगा तो टाइम एंड प्लेस डिसाइड करता है। 48 में आपका एप्लीकेशन ऑफ द परफॉर्मेंस बताएगा। तो ये सबसे बेसिकली क्वेश्चंस नहीं होता है आपका, ये बस एक बार रीडिंग डालने के लिए है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, बस एक लुक आपको इसमें देना है ताकि आप जब बेयर एक्ट खोल के देखें तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो इसमें आपका 51 आता है, 52 आता है। देखिए 51 में क्या कहता है, promiser not bound to perform unless reciprocal promise ready and willing to perform। इसका मतलब है कि when promises are to be performed simultaneously, neither party is bound to perform unless the other is ready and willing to perform। ये भी आपका वही है। कोई भी प्रॉमिस आपका जैसे आप करवाते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रॉमिस होता है उसमें परफॉर्म करते हैं, फिर जो भी साइमल्टेनियसली रिलेटेड होता है उसमें आपका अगर विलिंग कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने का तो भी होगा, अदरवाइज उसको नहीं किया जाएगा। इसमें आपका फिर ऑर्डर ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज नॉट इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ एआईबी एग्जामिनेशन, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस अगर पूछने लगे तो फिर आपका 100 क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस कॉन्ट्रैक्ट के ही आ जाएंगे। इसमें जो मेन आपका मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था उस पर फोकस करिएगा। ये आपका एक रिव्यू दे रहा हूँ ताकि अगर इनकेस कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपने ये पढ़ा नहीं है, ये कैसे होगा, कहाँ होगा। ये ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। इसके बाद आपका कुछ आता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट प्रॉमिस। ये आप देख लेना, सेक्शन 54 में आता है कि क्या इफेक्ट होता है उसका। उसके बाद आप अगर कोई अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया फिक्स टाइम पे, स्पुलेटेड टाइम पे, जो टाइम मेंशन किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड आपका अगर क्वेश्चन आएगा तो जस्ट सेलेक्ट दी, दिस इज सेक्शन 55 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। के बाद आगे हम बढ़ेंगे एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल रिलेटेड टू डिस्चार्ज बाई फ्रस्ट्रेशन। कोई ऐसा प्रॉमिस या एग्रीमेंट कर देते हैं जो कि बाद में फुलफिल नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल होता है। तो फिर उन चीज़ों को हम लोग नहीं मानते, वो चीज़ हमारा वाइड हो जाता है। तो जब इम्पॉसिबिलिटी की बात आएगी, किसी भी एग्रीमेंट के इम्पॉसिबिलिटी की बात आएगी, जस्ट सेलेक्ट दी सेक्शन 56। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट स्लाइड आपका आता है में वही है रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड ये इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है इसलिए मैं आपको बहुत डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। फर्दर आपको भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे कोई भी लीगल ऑफिसर्स के एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उसमें आपके ये सारे क्वेश्चंस बहुत डेप्थ में मैं बताऊंगा। फर्दर क्लासेस अगर आप कंटिन्यू करना चाहो तो इसको मैं एक डेप्थ में निकालूंगा जो कि आपके अदर एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो इसमें सेक्शन 59 टू 61 हम लोग पढ़ेंगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे। तो इसमें देखिए सेक्शन 59 क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। ये एक सेक्शन हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट कह भी सकते हैं, नहीं भी है, बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद आप जैसे देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, जहाँ ये सारे डेप्ट है, जब भी पेमेंट का फेलियर होता है, जो भी डेप्ट हो रहा है तो हम लोग नहीं दे रहे, तो फिर वो सब सेक्शंस जो स्टार्ट होंगे आपके
वो सारे आपको 59 टू 61 के बीच में आएंगे। बस इतना आप याद रखो कि सेक्शन से एक पार्ट वाइज डिवाइड कर लो कि इसमें यहाँ हो रहा है, इसमें मतलब सेक्शन 51 टू 59 टू 61 में क्या हो रहा है, बस इतना याद रखो। उसके अलावा आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है एआईबी के लिए। अदर एग्जामिनेशंस के लिए इतना शॉर्ट में नहीं निकलना है हमें। एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स, ये 61 हो गया। ये सब आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप आगे बढ़ते हैं हम। तो कॉन्टैक्ट विच नीड नॉट टू परफॉर्म, कौन सा कॉन्टैक्ट हम नहीं परफॉर्म करेंगे, ये आप एक देख सकते हो। इसमें 3 पॉइंट होते हैं आपके। सेक्शन 62 में अगर आप आओगे, नोवेशन होता है, प्रिसिशन होता है, ऑल्ट्रेशन होता है। कोई भी चीज़ होता है, नोवेशन का मतलब होता है आपका सब्सिट्यूट। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, उसका कोई सब्सिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो सब्सिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट आपका जो भी होगा वो दोनों पार्टी से मैचअप करके किया जाएगा, दोनों पार्टी के कॉन्सेंट में बनाया जाएगा, तभी वो सब्सिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग इन्फोर्स कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बताता हूँ, अगर कोई सब्सिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, उसके बाद आप जो पुराना वाला हमारा एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस वो वहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग लेके नहीं आ सकते हैं। जो सब्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट बना है हमारा दोनों पार्टी के कॉन्सेंट से, वो ही हम फॉलो करेंगे। ये है ये रेसिशन हो गया। फिर ऑल्ट्रेशन भी वही हो गया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा सा भी ऑल्ट्रेशन या कुछ भी किया, वो सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बस ये सेक्शन आप याद रखो, क्योंकि हो सकता है अगर क्वेश्चन अगर आए तो इन तीनों टर्म से आ सकता है, अदरवाइज आपका और क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सेक्शन 63 में आते हैं हम। तो इट डील्स विद प्रोमिसी में डिस्पेंस विथ और लिमिट परफॉर्मेंस और प्रोमिसेस, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन आपका, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसिशन, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, तो देखिए द पार्टी रेसेंडेड अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट रिस्टोर एनी बेनिफिट, जो भी बेनिफिट मिल चुका है उसको। ठीक है, वो सारे बेनिफिट्स, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हम रिसेंड करते हैं, प्रोवोक करते हैं, तो फिर जो भी बेनिफिट हम उससे उठा चुके हैं वो हमें वापस एज इट इज रिटर्न करना पड़ेगा, हमें रीपे करना पड़ेगा। यही सिंपल से कहने का मतलब है इसका। आइए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। मैंने आपको बोला था तो शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो बनाऊंगा, आपको सेक्शंस और उसके पॉइंट याद रखने हैं, बस उसी बेसिस पे आप पढ़ाई करो। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 65, ऑब्लिगेशंस ऑफ पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट। तो ये any party who receives an advantage under a contract that is discovered to be void or later becomes void must restore, सेम चीज़ है जो अभी मैंने आपको अभी मैंने आपको बताया इन चीज़ों के बारे में, उसको सारा कुछ रिस्टोर करना पड़ेगा। इस भी सेक्शन पे फोकस नहीं करना है आपको। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, सेक्शन 66 देखते हैं। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए, रिवोकिंग, रजिस्ट्रेशन एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप बस ये टर्म याद रखो, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, रिवोकिंग, रेसिशन और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 टर्म आएगा, अगर इससे पूछेगा तो जस्ट गो फॉर सेक्शन 66, डायरेक्ट आपको ये सिलेक्ट करके आना है। उसके बाद आप पढ़ते हैं सेक्शन 67, इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस। नहीं ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ प्रॉमिस ये सब आपका क्वेश्चन से एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और इस सेशन में मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, क्योंकि एग्जामिनेशंस के आपके सिर्फ 15 डेज बचे, और इस 15 डेज में यू नीड टू परफॉर्म रियली वेरी वेल। और आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, यू हैव ऑलमोस्ट 21-22 सब्जेक्ट्स फॉर AIBE। तो ये सब्जेक्ट आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, इससे रिलेटेड और भी सब्जेक्ट है जो कि कंबाइंड 8 मार्क्स के आते हैं। आप पार्ट नंबर 17 देखोगे अगर सिलेबस में AIB के, तो उसमें सारा कुछ मैंशनड है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार पूरा सिलेबस का भी रिव्यू दे दूंगा, और सारे जितने भी बेरेक्स आपको ले जाने हैं उसमें कैसे कैसे क्या करना है, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं। चैप्टर 5 हमारा क्या डील करता है, हमारा डील करता है कि ऑफ सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कुछ रिलेशंस के बारे में बताएंगे हम। देखिए दिस सेक्शन डील्स विद द सिचुएशन वेयर नो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट, बट लॉ इम्पोजेज एन ऑब्लिगेशन ऑन वन पार्टी टू कॉम्पनसेट अनदर। तो इसको हम लोग कहते हैं कॉशी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से अगर क्वेश्चन आएगा तो देखिए चैप्टर 5 में हमने स्टार्ट किया है पढ़ना कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसमें क्या है हमारे स्लाइड्स में क्या कह रहा है, ये हमारे 68 पे आते हैं। क्लेम और नेसेसरी सप्लाइज टू अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। ये कह रहा है कि अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरी, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ, अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरी सुटेड टू द कंडीशन इन लाइफ ऑफ अ माइनर of a person unsound mind is entitled to be reimbursed
देखिए ये आपको बस एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं। ए बी और सी है, ए और जैसे ए बी का फादर है और सी एक अननोन इंसान है जो कि बी ए के सन को कुछ उसके बेनिफिट के लिए या फिर किसी अच्छे चीज़ के लिए या फिर उसके लाइफ को ठीक करने के लिए कुछ स्पेंड किया है। तो यहाँ पे ए लायबल हो जाता है कि वो सी को वो चीज़ रीपे करे। इन चीज़ों का यही सिंपल सा मतलब होता है, इससे ज़्यादा आप इसमें मत समझो। यहाँ पे बस ये देख लेना आंसर में। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे एक माइनर की बात की जा रही है, तो स्टार्टिंग वाले सेक्शन में मैंने आपको बताना भूल गया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर से बनाते हैं वो पता है कि वो वाइड हो जाता है, उसको हम लोग नहीं मानते। तो उसके लिए एक टर्म होता है, एक मैक्सिम है आपका वाइड एब इनिशियो। ये आप याद रखिएगा कि वाइड एब इनिशियो का मतलब होता है सिंपल सा, फ्रॉम द बिगनिंग, स्टार्टिंग से ही। तो अगर आपके क्वेश्चंस में चार मैक्सिम दे, फिर आपको मैच द फॉलोइंग कर दे कि कौन सा मैक्सिम किस में आता है। इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है तो अगर आप एक भी याद रखिएगा, जैसे वाइड एब इनिशियो आप याद रखिएगा, आपको मैंने बताया फ्रॉम द बिगनिंग, बस ये एक याद रखिएगा। तो आप ऑप्शन जब चेक करिएगा तो उसमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आप एक मैच कर लिए ना तो आपको पूरे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें सिर्फ एक ही ये होगा। तो इस तरह से आपको टारगेट करना है आपका मार्क्स। फिर है रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। के बाद हम आते हैं ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पर्सन। देखिए ये सारा चीज़ ना बताने वाली चीज़ नहीं है, ये बहुत सिंपल सा चीज़ है जो आपको एक बार रीड आउट करना है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि एक एक का कंसेप्ट बैठ के हम लोग डिस्कस करें, और फिर एग्जामिनेशंस भी काफ़ी क्लोज है। एक शॉर्ट में आप देख लीजिए, सेक्शन 70 डील करता है ऑब्लिगेशंस पे, तो आप ये आप देख लो ऑब्लिगेशंस के लिए कहाँ पे आएंगे हम, सेक्शन 70 पे आएंगे। 71 पे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फाइंडर ऑफ गुड, किसी को गुड कोई चीज़ मिलता है तो उसके लिए हम कहाँ डिस्कस करेंगे, तो 71 में आ जाता है वो। तो लाइबिलिटी ऑफ पर्सन हु मनी इज पेड और डिलीवरिंग, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़ते आगे के सेक्शन में हम लोग चैप्टर 6 में आते हैं। चैप्टर 5 में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, एक दो चीज़ था जो हमें देखना था, बस वही सेक्शन आप याद रखो। तो आगे हम अगर चैप्टर 6 पे आते हैं तो ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये आपका सेक्शन 73 और 73 74 75 ये तीन चीज़ों में डिस्कस करता है। आइए हम लोग इसको देखते हैं क्या है। पहले इट डील्स विद द रेमेडीज अवेलेबल। अगर ब्रीच हो रहा है तो उसके लिए कुछ रेमेडी होना चाहिए, तो यहाँ पे वही मैंने मेंशन किया कि कुछ रेमेडीज इसमें बताए जाएंगे अवेलेबल टू द इंजर्ड पर्सन। किसके किसके लिए रेमेडीज होंगे, ऑब्वियसली इंजर्ड पार्टी के लिए होगा जिसने ये फेस किया है। व्हेन द अदर पार्टी फेल्स टू परफॉर्म दियर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फुलफिल नहीं करता है, तो फिर ब्रीच में क्या होगा, हम उस ब्रीच के बीच में एक रेमेडी निकालेंगे जिससे उसको नुकसान नहीं हो, लॉस नहीं हो। तो द प्राइमरी रेमेडी इज कॉम्पेंसेशन। जो भी कॉम्पेंसेशन मिलता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू वैलिड है, हम उस लेवल से उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं। बस इसमें ये ही चीज़ हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप याद रखना, और सेक्शन 73 74 75 याद रखना। तीनों सेक्शन एक बार में नहीं देगा आपका, आपको बस पूछ सकता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस पार्ट में मेंशन है, या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका किस सेक्शन में मेंशन होता है। जस्ट गो फॉर सेक्शन नंबर 73। ओके, देखिए यहाँ क्या कहता है, दिस इज द सेंट्रल सेक्शन गवर्निंग द अवार्ड ऑफ द डैमेजेस। डैमेजेस के अगेंस्ट में अवार्ड प्रोवाइड करवाना बेस्ड ऑन द कॉमन लॉ प्रिंसिपल एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लिश केस लॉ। ये आप याद रख सकते हो, ये केस लॉ है आपका हेडले एंड ये बैक्जेंडेल का। ये केस आपका वैसे पूछेगा नहीं, बट अपने नॉलेज के लिए आप देख लो, याद करना। के बाद हम इसके प्रिंसिपल पे आते हैं। प्रिंसिपल क्या कहना चाहते हैं, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच्ड द इंजर्ड पार्टी इज entitled to receive from the party who has broken the contract compensation। देखिए यहाँ वर्ड है compensation for any loss or damage caused to them। जब भी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो करता है ब्रीच, ठीक है, मान लीजिए पार्टी ए ने ब्रीच किया पार्टी बी को, तो फिर पार्टी पी इज लायबल फॉर द कॉम्पेंसेशन एंड लॉस। ओके, यही इसका कहने का सिंपल सा मतलब है। उसके बाद देख लिए ये क्या होता है, नेचुरली एरोज इन द यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल डैमेज के बारे में यहाँ डिस्कस किया है। उसके बाद विच द पार्टी न्यू when they made the contract to be likely to result from the breach of contract, एक स्पेशल
इसके बारे में बताया आपको। नीचे देखता हूँ, नीचे अगर कुछ और कंटेंट है तो नहीं, यहाँ तक कंप्लीट है आपका। तो आपको बेसिकली ब्रीच के बारे में बता रहे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 73 पे है, बस वो आप याद रखो। आइए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। 74 और 75 क्या डिस्कस करता है? रिमोट इनडायरेक्ट लॉस, ये सब आपको बस एक बार रीडिंग डालने वाली चीज़ है, ये आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना है। तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका एक इलस्ट्रेशन मैंने दिया, अगर आपको इलस्ट्रेशन देखना है तो आप देख सकते हो, इस इलस्ट्रेशन आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि ए कॉन्टेक्स्ट टू डिलीवर 100 बैग्स, ठीक है, 100 बैग्स ऑफ राइस टू बी फॉर ₹50,000। तो ए फेल्स टू डिलीवर, ए फेल्स डिलीवर नहीं कर पाता है उसको। तो ऑन द डे ऑफ द ब्रीच द मार्केट प्राइस ऑफ द राइस इज 55,000, ही इज इंटाइटल टू रिसीव 5,000। देखिए, जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय मार्केट प्राइस उसका जैसे 50,000 रुपीज़ था। फिर बीच में ए ने ब्रीच किया, उसको सप्लाई नहीं किया, और जब सप्लाई करना उसने बंद किया, उस दिन देखे जाएंगे कि मार्केट प्राइस वैल्यू क्या था उस राइस का, और उस हिसाब से हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निकालेंगे। फिर उस हिसाब से हम उसको ब्रीच का लॉस, जो भी ब्रीच किया है उसका डैमेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या इसके अनुसार कह रहा है कि 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उन्होंने कि डिलीवर करना है राइस, बट एट दैट पॉइंट जहाँ पे ब्रीच हुआ उस समय मार्केट वैल्यू उसका 55,000 पहुँच गया था, तो एक्स्ट्रा 5,000 का उसको करना तो पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वही बताने की कोशिश कर रहा है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेक्शन 74, कॉम्पेंसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनाल्टी इज स्टिपुलेटेड। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपका मेन आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही पूछेगा अगर पूछना हुआ तो इसमें आप एक बार देख सकते हैं, एक बार रीडिंग डाल सकते हैं। इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट if contract names a sum to be paid in case of breach or includes a provision for a penalty, the party complaining of the breach is entitled to receive only a reasonable compensation not exceeding the sum named. Okay, ठीक है, आपको जो भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपने 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, फिर आपको ब्रीच किया गया तो आप कोर्ट में जाके सू कर रहे हो कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए। नहीं, जो भी उसका रिजनेबल प्राइस होगा, रिजनेबल वैल्यू होगा, आपको सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा। तो की पॉइंट में आपको क्या नोट करना है? द कोर्ट विल अवार्ड, देखिए, रिजनेबल कॉम्पेंसेशन रिगार्ड ऑफ वट एवर द फिक्स सम इज कॉल्ड, इसको कहते हैं लिक्विडेटेड डैमेज। ठीक है, लिक्विडेटेड डैमेज, ये सब आपका टर्म्स नहीं यूज होगा वहाँ पे, नहीं पूछेगा, तो पूछेगा तो बुक तो है ही आपके पास। के बाद आते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन पे। इलस्ट्रेशन भी सिंपल है, मैंने आपको एग्जांपल पहले ही दे रखा है, तो फिर इसका इलस्ट्रेशन भी सेम ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट है इसमें, और रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल इसका क्या है? अ पर्सन हु राइटफुली रिसेंड, रिसेंड का मतलब क्या होता है? यू कैन राइट जैसे प्रोवोक भी कह सकते हैं। गड़बड़ हो गया थोड़ा, फिर से लिख देते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, प्रोवोक। ठीक है, फिर ये हो जाता है कि अ पर्सन राइटफुली रेसेंट यानी कैंसिल करता है, कॉन्ट्रैक्ट इज इंटाइटल टू कॉम्पेंसेशन फॉर एनी डैमेज विच दे हैव सस्टेन थ्रू द फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये इसका कहने का मतलब है। ये इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या कहता है। ए, जो कि एक सिंगर है, कॉन्ट्रैक्ट विद बी द मैनेजर ऑफ द थिएटर टू सिंग 2 नाइट अ वीक फॉर 2 मंथ्स, 2 नाइट के लिए उसको गाना गाना है 2 महीने तक। ठीक है, ए विलिंग ए willfully absent herself on the fourth night, फिर वो फोर्थ नाइट में नहीं जाता है अपना परफॉर्मेंस देने। तो गिविंग द बी राइट टू रेसेंट, तो फिर वो क्या करता है, वो अपना बी क्या कर सकता है, अपना वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को रेसेंट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, क्योंकि उसको तो वहाँ पे लॉस हो रहा है ना, वो कंटिन्यू क्यों करेगा? यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं। देखिए, बी यहाँ पे अपना वो बी के पास जो भी राइट आता है, फिर ये सेक्शन 30 जैसे रेसेंड करता है, द कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है सेक्शन 19 के थ्रू, जो बताया जाता है इस लास्ट सेक्शन में। मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको सेक्शन 39 तक बताया था, उससे ये रिलेट करता है। तो यहाँ पे इसलिए सेक्शन 39 को मेंशन किया है। तो क्या कहता है, बी इज इंटाइटल टू क्लेम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम ए फॉर द लॉस ऑफ इनकर्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बीइंग एंडेड। जो भी वो कॉन्ट्रैक्ट एंड करता है उसके बाद बी को जो भी लॉस होता है वो डैमेज वो पे करेगा। ये सिंपल सा चीज 75 आपको कहना चाहता है। आगे हम अगर बढ़ेंगे चैप्टर 8 में,
तो चैप्टर 8 कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहना चाहता है, डील्स विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, हम लोग सेक्शन 124 से 147 पढ़ेंगे। इंडेमनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इंडेमनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस पे डील करता है, तो आप सेक्शन ये आप याद रखो 124 में आता है, 124 125 में थोड़ा बहुत उसमें बताया गया है। और ये पढ़ते हैं हम लोग, इसमें क्या है uh, a, a contract by which one party promises to save the other from the loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person। बहुत ही सिंपल सी बात इसमें कही गई है कि अगर कोई भी एश्योर करता है, जैसे ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना है और सी आता है और एक पर्सन को, एक पार्टी को एश्योर करता है कि हाँ, जैसे मान लीजिए ए बी को 50,000 रुपये दे रहा है और सी एश्योर करता है कि बी ए को वो वापस कर देगा। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, ये जो प्रॉमिस करता है वो आपको इंडेम ये हो जाता है, इंडेमनिटी बन जाता है। इसमें 2-3 टर्म है, बहुत सिस्टमेटिक वे में मैंने इसको बनाया है, जो आपको बस देख के ही याद हो जाएगा। आइए पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें 2 टर्म आते हैं। एक आता है इंडेमनीफाइड, एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको हम लोग इंडेमनीफाइड भी बोलते हैं। तो इंडेमनीफाइड क्या होता है, एंड इंडेमनीफाइड इज अ पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट हु एग्रीज टू कॉम्पेंसेट अनदर पार्टी फॉर ए स्पेशल लॉस डैमेज। कोई भी स्पेशल लॉस या स्पेशल डैमेज या कोई भी लाइबिलिटी होता है तो उसके लिए वो रिपे करने के लिए रेडी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग इंडेमनीफायर। अब इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है, जिसको हम लोग इंडेमनीफाइड भी कहते हैं। An indemnity holder is the party in an indemnity contract to who is promised protection and compensation for any loss or damages they may incur due to the specific event or circumstances। ठीक है, तो इसमें आपको यही है कि इंडेमनी होल्डर जिसको जो भी लॉस मिल रहा है, ठीक है, जो भी मान लीजिए किसी को कोई लॉस हुआ और उसको कोई इंडेमनीफायर आया, उसको इंडेमनीफाई करके आपको लॉस रिकवर कर दे रहा है, तो उसको इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। इसका एक डायग्राम मैंने आगे बनाया है, जो आपको इसके नेक्स्ट स्लाइड में आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ये एक सिंपल सा चीज़ मैंने बनाया है कि कैसे कैसे करता है, उसी तरह आपको इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर, ये सब की चीज़ के बारे में भी पता चलेगी। तो आइए, हम लोग यहाँ तक हो गया था हमारा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग सेक्शन 125। राइट्स क्या होता है इंडेमनिटी होल्डर का, राइट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। राइट्स देख लेते हैं। द प्रोमिसी, प्रोमिसी को क्या कहते हैं हम लोग, इंडेमनिटी होल्डर कैन रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। प्रोमिसर से रिकवर कर सकता है, कब रिकवर कर सकता है, तो इसके तीन, ये आपके तीन, ये जैसे आप आ जाते हैं डैमेजेस में, आते हैं जब डैमेज हो जाता है आपका प्रोडक्ट। मान लीजिए ए और बी है, ठीक है, ए ने बी को आपको ए ने बी को 50,000 रुपीज़ दिया और बी ने उस 50,000 रुपीज़ के अगेंस्ट में अपना बाइक ए को दे दिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो सी है वो गारंटी लेता है कि बी तो ए को वापस पैसा दे देगा, तब तक के लिए ए के पास उसका बाइक जमा है। और मान लीजिए इन केस, इन बिटवीन डैट, कोई ऐसा अनसर्टेन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिससे ए के पास जो बाइक रखा हुआ है बी का, वो डैमेज हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सी अब लायबल नहीं होगा। ठीक है, वो आप आगे देखोगे, मैं बस एक एग्जांपल की तरह आपको समझा रहा हूँ। सी लायबल नहीं होगा इसमें कि वो बी को बोलेगी वो पे करे, क्योंकि बी का ऑलरेडी वो डैमेज कर चुका है, जो भी उसने गुड्स दिया था वो डैमेज हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब वहाँ आगे देखते हैं। डैमेजेस में होता है ऑल डैमेजेस ही इज कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट कवर्ड बाय द इंडेमनिटी। सेकंड आता है कॉस्ट पे, ऑल लीगल कॉस्ट एंड reasonably occurred while acting prudently and within the promises authority। फिर थर्ड आता है आपका कॉम्प्रोमाइज अमाउंट। एक मिनट रुकिए, आपको स्लाइड ऊपर करता हूँ मैं। फिर ये एक आता है कॉस्ट में आपका, एक ये आता है कॉम्प्रोमाइज अमाउंट। कौन सा अमाउंट आपको पे करना है, तो एक दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज अमाउंट निकलता है, जो कि पेमेंट अमाउंट होता है, वो हम उसको पे करते हैं। कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी वैलिड अमाउंट है, जो भी रिजनेबल अमाउंट है, वही हम पे करेंगे, उसके अलावा हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो आइए अब गारंटी पे आते हैं। गारंटी से रिलेटेड आपका सेक्शन 126 टू 147 में बहुत लंबा पार्ट है ये। ठीक है, ये पूरा सेक्शन आपको बिल्कुल नहीं याद रखना है, आपको बस सिलेक्टिव सेक्शन से याद रखना है। जैसे डेफिनेशंस क्या होता है, तो आप डेफिनेशंस देख लो, 126 में आता है अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, a contract to perform the promise
और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट के केस में प्रॉमिस को कैसे परफॉर्म, ये जो भी डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होता है, ठीक है, जो भी थर्ड पर्सन के लिए, तो वो कैसे परफॉर्म करना है। इसका देखिए 3 पॉइंट में मैंने आपको मेंशन किया, द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी देता है उसको हम कहते हैं श्योरिटी, जो भी गारंटी देगा वो श्योरिटी ही कहलाएगा। सेकंड में हम आते हैं द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिस गारंटी जिसके डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन के लिए दिया गया है, उसको हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। ये आप ये टर्म, ये 3 टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो 3 टर्म आपको याद रखना है। तो उसके बाद आप प्रिंसिपल एंड डेप्टर, ये टर्म होता है, प्रिंसिपल डेप्टर याद रखिएगा। द थर्ड इज द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको दिया जाता है वो क्रेडिटर होता है। तो यहाँ पे याद रखने वाला एक चीज़ है कि ये जो बना है आपका 3 टर्म से बना है, और वो 3 टर्म है आपका श्योरिटी, प्रिंसिपल, डेप्टर एंड क्रेडिटर, ठीक है। तीनों के बारे में भी यहाँ पे मैंने एक समझाया आपको, अगर याद नहीं हो रहा है तो आप पीसीएस ये सब तो सुने होंगे, तो फिर आप एक सिंपल सा एक मैंने बनाया है कि पीसीएस, प्रिंसिपल डेप्टर, फिर एक सी हो गया आपका सी से देखिए पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं हम लोग। एक एग्जांपल है, एक सिनेरियो क्रिएट किया मैंने बैंक लोन का। पी क्या है, प्रिंसिपल डेप्टर है, तो फिर ये नीड्स लोन ऑफ 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम सी, सी से मांगता है आपका, तो यहाँ पे सी क्रेडिटर होता है, तो फिर इधर से आप लेके आइएगा यहाँ पे सी पे आ जाते हैं हम लोग। तो सी क्या है, हेजिटेट टू लेंड, सी को भाई डर लगेगा ना कि 5 लाख रुपए उनको देना है तो मेरे पास क्या श्योरिटी रहेगा। तो इस बिहाफ में क्या होता है, यहाँ पे एक श्योरिटी का रोल प्ले होता है। इस श्योरिटी का रोल क्या प्ले होता है कि वो आपको जो भी ये है ना, ये आपको श्योरिटी जो है आपको सी, यानी यहाँ पे आपको इसको एक एश्योरिटी देता है कि हाँ आप इसको लोन दे सकते हो, ही विल रिपे बैक। अदरवाइज अगर वो रिपे नहीं करता है तो ही विल बी लाइबल, सॉरी एस विल बी लाइबल टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। तो फिर यही यहाँ पे कहता है, देखिए, तो फिर अनलेस दे हैव अ सिक्योरिटी, ही इज हेजिटेंट टू लेंड द मनी अनलेस दे हैव सिक्योरिटी। तो फिर सिक्योरिटी के तौर पे ऐसा आता है, तो फिर अ फ्रेंड ऑफ पी टेल्स सी lend P the money of 5 लाख रुपीज if P fails to repay the loan on time, I will pay it back to you। यही चीज़ मैंने आपको बताया और यही चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद आप सी क्या होता है यहाँ पे, सी ग्रांट करता है लोन, ठीक है। उसके बाद आप इधर आइए, ये एक छोटा सा आउटकम इससे क्या निकालेंगे हम लोग, तो P इज द प्राइमरी लायबल टू सी, P डायरेक्टली लायबल होगा आपका C के ऊपर। फिर इफ P फेल्स टू रिपे, अगर यहाँ पे P क्या हो गया, प्रिंसिपल डेप्टर हो गया, तो हम लोग मिला है पैसा। तो इफ P फेल्स टू रिपे द लोन अमाउंट ऑन द ड्यू डेट पे अगर नहीं पे करता है, यानी फिर वो डिफॉल्ट कहलाएगा, ठीक है। तो S का लाइबिलिटी बन जाता है, यहाँ पे S हो गया श्योरिटी का, लाइबिलिटी आपका बन जाता है कि ये आपको C को रीपे करे, ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि वो कैसे कैसे उसको रीपे करना है, और इसमें क्या रोल प्ले होता है आपका प्रिंसिपल डेप्टर का, या फिर आपका श्योरिटी का, या फिर क्रेडिटर का। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म्स को आपको एक्सप्लेन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, सेक्शन 129, बस आपको इतना याद रखो, कंटिन्यूइंग गारंटी आता है आपका सेक्शन 129 में। तो गारंटी दैट एक्सटेंड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है, उस घर को आपने रेंट पे दिया है, आपने एक आदमी को वहाँ पे रख दिया है कि हर मंथ उससे रेंट कनेक्ट करना है। तो ये जो सीक्वेंस सीरीज ऑफ इसमें जो आपका ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आपका आ जाएगा कंटिन्यूइंग गारंटी में, जो कि सेक्शन 129 में आता है। बस इतना छोटा सा टर्म आप याद रखो। उसके आगे रिवोकेशन ऑफ गारंटी कैसे होता है, तो सिंपल सा 2 टर्म है, इसमें हम नोटिस भेज के रिवोक कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर द डेथ, डिसीज पर्सन जो भी होता है, अगर उसका मतलब जो भी डेथ हो गया, डिसीज पर्सन हो गया, तो फिर उसके बाद हम वो आपका रिवोकेशन ऑफ गारंटी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, ये आपका उतना नहीं पूछेगा, डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी एंड या फिर रिवोकेशन ऑफ गारंटी, ये सब क्वेश्चंस आपके एआईबी के हिसाब से तो नहीं है, अदर पार्ट के हिसाब से देखा जाएगा बाद में। तो अभी आपका 15 दिन में एग्जाम है, तो आप बहुत सिलेक्टिव चीज़ देखो, क्योंकि आपको आगे भी और भी सब्जेक्ट्स है आपके पास पढ़ने के लिए। सेक्शन 42 एंड 43 कहता है गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर कंसीलमेंट, मतलब कोई ऐसा पार्ट है जो हम मेंशन मेंशन नहीं किए, लेकिन वो चीज़ मेंशन होना चाहिए, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया हम लोग, ठीक है। तो वो सब चीज़ डील करता है आपका सेक्शन 142 एंड 143 में।
आगे गारंटी कब इनवैलिड होता है ऑब्टेन, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस सेक्शन 142 याद रखिएगा, मिसरिप्रेजेंटेशन से डील करता है। कंसीलमेंट एंड ऑफ मटेरियल फैक्ट, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट का मतलब होता है कि जो भी एब्सोल्यूट फैक्ट होता है वो हम मेंशन नहीं किए, हम नहीं बताए हैं, ठीक है, वो चीज़ आपका डील करता है 143 में, ठीक है। वो सिक्योरिटीज ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको चाहो तो एक रीडिंग डाल लो, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर AIB एग्जामिनेशन। तो ठीक है, हम लोग अभी सेक्शन 42 43 भी देख चुके हैं, गारंटी कैसे ऑब्टेन करते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, कंसीलमेंट हो गया। उसके बाद सेक्शन 140 कोर्स श्योरिटी के बारे में बताते हैं। तो ठीक है, कोर्स श्योरिटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आज मैंने बोला था आपको कि शॉर्ट सेशन बनाऊंगा जिससे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। होपफुली आपने बेरेक्ट कोई भी खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने एक ही बेरेक्ट खरीदो, में भी आपको शॉर्ट्स नोट नहीं हो आप वो बेरेक्ट ले लेना, और बहुत याद से आज एडमिट कार्ड डाउनलोड करके अपने सेंटर को वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आज हमने जैसे कंप्लीट किया है आपका सेक्शन, ये सेक्शन 147 तक कंप्लीट किया हमने। तो नेक्स्ट हम लोग जो क्लास में पढ़ेंगे वो हम लोग बेलमेंट पे आएंगे, एजेंसी पे आएंगे, और फिर इसको सम अप करेंगे विथ सम MCQ क्वेश्चंस। वो MCQ क्वेश्चंस आपके सिर्फ एग्जाम से रिलेवेंट होंगे, वो बस आप देख लेना, और प्रीवियस ईयर जितने भी AIB एग्जामिनेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी उसमें रहे। तो होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।